हाँ, तो कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं को आज कक्षा 10वीं की सामाजिक का अध्याय प्रथम का अध्यापन करवाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, यदि हम कुछ शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इन शब्दों को ध्यान में रखकर यदि इतिहास पढ़ें, इन शब्दों को यदि स्मृति में रखते हुए सामाजिक का अध्ययन करें, तो हम उस घटना को व्यवस्थित रूप से समझ पाएंगे और आत्मसात कर पाएंगे। यदि हम अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो ये सभी शब्द WH से शुरू होने वाले हैं। वॉट, वाई, वेहर, व्हेन और एक अक्षर ले लेते हैं अपन कौन, जिसके लिए हु है। इन शब्दों के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम भली भांति समझ पाएंगे। आज का जो अपना अध्याय है स्वर्णिम भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत से लगाकर 1206 तक का सामाजिक विज्ञान या इतिहास, इसके तहत इस किताब की शुरुआत यहाँ से होती है कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और भारत के लिए एक और शब्द आता है, वो है सोने की चिड़िया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि भारत को हम प्राचीन समय में विश्व गुरु के नाम से बुलाते थे। तो आपको याद हो, ये वो धरती है जहां पर विश्व के अन्य देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन करके चीन, कोरिया, जापान, ताइवान आदि दुनिया के दूसरे देशों में बच्चे जाते थे। भारत शिक्षा का केंद्र था। भारत के गुरु अपनी ज्ञान की वजह से दुनिया में विख्यात थे। इसी कारण से भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। हमारी धर्म और संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। यही कारण है कि हमने विश्व गुरु नाम दिया। अब ये दूसरा जो शब्द आ रहा है सोने की चिड़िया, अब फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या कोई सोने की चिड़िया बनी हुई थी भारत में, या ऐसा क्या है कि इसको हम सोने की चिड़िया नाम दे रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सोना या स्वर्ण, जब भारत के लोग व्यापार के माध्यम से अपनी वस्तुएं जैसे मसाले, काली मिर्च, वस्त्र, कुछ अन्य सामग्री जब विदेशों में भेजते थे तो बदले में वहां से स्वर्ण भारी मात्रा में आता था। इतना स्वर्ण आया भारत में कि भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई। इटली की राजधानी रोम से काफी मात्रा में सोना हमारे देश में आया। इस कारण से भी भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई। तो एक बार इतनी चीज को रिपीट कर लेते हैं कि हम जब भी किसी अध्याय को पढ़ें, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, इन चीजों को लेके चले। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमने व्यापार की बात करी कि भारत के लोग भारत से बाहर जाते थे, अन्य देशों में जाते थे और अन्य देश से लोग यहाँ आते थे, तो कोई ना कोई मार्ग रहा होगा। तो प्यारे बच्चों,
हमको ये दिमाग में रखना है कि उस समय आज की तरह वायु मार्ग नहीं था। उस समय सिर्फ दो ही मार्ग प्रचलन में थे, जल मार्ग और थल मार्ग। इसमें भी सर्वाधिक प्रचलन में यही था और ये मार्ग कहलाता है जल मार्ग। जल मार्ग के माध्यम से ब्रह्मदेश, जो आज का म्यांमार है, एक श्याम जो कि आज का थाईलैंड है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया और बोर्निया, इन देशों से व्यापारी यहाँ आते थे, हम लोग वहां जाते। आप चाहो तो इसको एक बस में आई जा के, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसकी याद करने की। बस से ब्रह्मदेश आज का म्यांमार है, स से श्याम थाईलैंड है, म से मलेशिया, आ से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंडोनेशिया, जा से जापान, के से कोरिया। ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ब स में आई जाके बैठ जा, बैठ, तो बैठ से बोर्निया हो गया। और ये सब व्यापार के माध्यम से, और यहीं से न सिर्फ व्यापार का आदान प्रदान वरन विचारों का आदान प्रदान, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, इन सभी से ये देश प्रभावित हुए और हमारे विचारों को ग्रहण किया। जैसे हम बात करें हमारे प्राचीन वेद की, अथर्ववेद, और अथर्ववेद में एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी हुई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कितनी बढ़िया विचारधारा है कि भारत के लोग सभी लोगों के सुख की कामना और सभी लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। इसके साथ ही एक और कथन वसुधैव कुटुंबकम आता है। इस वसुंधरा पर रहने वाले सभी लोग एक परिवार की तरह हैं। ये ऐसे विचार थे जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को विश्व में एक अलग पहचान बताई। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा, और एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें और सभी स्वस्थ रहें। वसुधैव कुटुंबकम, वसुंधरा पर रहने वाले सभी लोग एक परिवार की तरह हैं। भारत के इतिहास की बात करें तो हम मोटे तौर पे इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारत, मध्य भारत या मध्यकालीन भारत, और इसके बाद का समय आधुनिक भारत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन और आधुनिक के मध्य में है, इसलिए ये मध्य भारत है। अब अपने इस किताब में लिखा हुआ है, प्रारंभ से लगाकर 1206 तक, ये अपना प्रथम अध्याय है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि प्रारंभ कहाँ से माने, तो इसका उत्तर ये है प्यारे बच्चों कि जब हम पाषाण काल की बात करते हैं, जब मनुष्य इस धरती पर आया, तब उसके पास रहने को घर नहीं, किस तरह से खाना है, किस तरह से घूमना है, न तो खेती थी, न सिंचाई के कोई साधन थे।
भूमक्कड़ जीवन, और इस काल को हमने प्रारंभ का नाम दे दिया, और वो है पाषाण काल। पत्थर के ही हथियार, पत्थर की ही सामग्री, और मनुष्य सभ्यता से काफी दूर था। इस काल की समाप्ति के बाद जो सभ्यता का काल शुरू माना जाता है भारत में, वो एक महत्वपूर्ण काल है जिसने दुनिया में भारत की अपनी एक अलग पहचान बताई कि हमारी सभ्यता भी प्राचीन है, और इस काल को नाम दे दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। अब ये बीसी क्या होता है? तो बीसी को अंग्रेजी में बीस से बोलते हैं बिफोर, और सी का मतलब होता है क्राइस्ट। बी का मतलब क्या होता है? बिफोर, और सी का मतलब होता है क्राइस्ट। इसको हम बोल सकते हैं ईसा पूर्व। क्या बोल सकते हैं? ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, और अभी जो चल रहा है अपना 2020, इसको बोलते हैं ईस्वी। अर्थात ये जो सिंधु सभ्यता है वो 2500 तो बीसी के और 2020 अभी के। इसका मतलब करीबन 4520 वर्ष पहले का समय है। 4500, 4500 वर्ष पहले का समय को हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय है। देखो, सबसे पहले अपन ने प्रारंभ माना पाषाण काल को। पाषाण काल के बाद जो समय है वो अपना बैठ रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और इसके बाद का समय जो है वह काल है जिसमें वेदों की रचना हुई, वेदों से हमको जानकारी मिलती है, और इस काल को नाम दे दिया हमने वैदिक सभ्यता। ये 4 वेद से संबंधित काल है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चूंकि चारों वेदों से संबंधित है, इसलिए इस काल को हमने वैदिक सभ्यता का नाम दे दिया। ये काल जहां से समाप्त हो रहा है वहां से ये काल शुरू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1500 बीसी से 600 बीसी। तो क्रम क्या हो गया? पाषाण काल, इसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसके बाद वैदिक सभ्यता, और इसके बाद महाजनपद काल। ये समय है 600 से लगाकर 325 बीसी। ये तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। अच्छे से पढ़ने से ये चीजें सहज रूप में क्लियर हो जाएगी। प्रारंभ पाषाण काल से मान लिया गया है, उसके बाद हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता माना। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता लिया है, और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल। हम जिस काल को आज पढ़ने जा रहे हैं वो महाजनपद काल ही है। महाजनपद काल का विकास कैसे हुआ? किस काल को हमने महाजनपद कह दिया? जैसे हम सब अभी एक परिवार में रहते हैं, तो ये संस्था हो गई परिवार। आज की तारीख में परिवार से बड़ी इकाई को हम समाज का नाम देते हैं। उस समय इसे कुल कहा जाता था। जब कुछ कुल आपस में मिले तो इसे ग्राम का नाम दे दिया गया, और जब ग्राम मिले तो इसे हमने विष का नाम दे दिया। विष के मिलने से जन बन गया, और जन के मिलने से जनपद बना, और जनपद मिलने से महाजनपद बना। मेरा ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन गया है, आप चाहो तो कॉपी में छोटा कर सकते हो। परिवार, कुल, ग्राम, विष, जन, जनपद और महाजनपद। ये जो महाजनपद का समय है वो
600 बीसी का है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को हमने महाजनपद काल का नाम दिया। इस महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए दो महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास विद्यमान हैं। एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। इसी प्रकार से एक और ग्रंथ है जो कि बौद्ध से संबंधित है और उसका नाम है प्यारे बच्चों अंगुत्तर निकाय। जब भी हमको पूछा जाए कि इन 4 महाजनपदों के नाम बताओ तो हम ये लिख सकते हैं कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची दे रखी है और इसमें से 4 प्रमुख ये रहे। तो एक बार फिर से परिवार, कुल, ग्राम, विष, जन, जनपद, महाजनपद। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ इस काल में अचानक कहां से आ गए। तो हम जिस काल को पढ़ रहे हैं, हम जिस 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को पढ़ रहे हैं, इसी काल में इन दोनों धर्मों का अभ्युदय भी हुआ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म महाजनपद काल के ही हैं। महाजनपद कालीन समकालीन 2 धर्म जैनिज्म और बौद्धिज्म है। इसी कारण से हमको इस महाजनपद की जानकारी भी इन्हीं से संबंधित धर्म ग्रंथों से मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अब एक और बात, 1050 बीसी में मनुष्य को लोहे का ज्ञान हो गया। प्यारे बच्चों, ये वैदिक काल है। वैदिक काल में 1050 बीसी में लोहे का ज्ञान हो गया। जैसे ही लोहे का ज्ञान हुआ, भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ गई। इस लोहे के आविष्कार, लोहे की जैसे ही पता चला तो आर्थिक समृद्धि बढ़ी। यह एक क्रांति के रूप में काम करता है। और जब हमारी आर्थिक समृद्धि बनी तो यहीं से जनपद ने अपना एक सफर शुरू किया और वो जनपद धीरे धीरे कालांतर में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक महाजनपद का रूप ले लेते। आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप धार्मिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, राजनीतिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि हुई। यही एक परिवर्तन का कारण रहा है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से वर्तमान समय में भारत में राज्य 29 हैं, इसी प्रकार से उस समय भी भारत में ये 16 महाजनपद थे। अब अपन एक एक करके इन महाजनपदों को देखते हैं। हाँ, तो ये जो 16 महाजनपद हैं, उसमें प्रथम महाजनपद अंग है। मैंने यहाँ 3 लिख रखे हैं, अंग, मगध और वज्जी। ये तीनों महाजनपद वर्तमान बिहार में है और हमको याद रखनी है राजधानियां अंग की चंपा। आपने महाभारत में देखा होगा, कर्ण जो है वो अंग नरेश है, अंग नरेश कर्ण। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन सा है तो वो मगध है। मगध आज का बिहार, इसकी राजधानी गिरि व्रज। कुछ समय बाद इसकी राजधानी बदली, राजगृह भी रही और वर्तमान पटना, उस समय का पाटलिपुत्र, ये भी राजधानी के रूप में ज्ञात है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद 16 महाजनपदों में कौन सा है तो मगध।
वज्जी की राजधानी वैशाली। ये तीनों तो हो गए अपने बिहार के। दूसरे जो महाजनपद है, करीबन 8 महाजनपद, ये उत्तर प्रदेश में है। शूरसेन की राजधानी हो गई मथुरा, और मथुरा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और भगवान श्री कृष्ण शूरवीर थे, तो शूरसेन मथुरा याद रख सकते हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनारा है, ये महात्मा बुद्ध के निर्वाण का स्थल है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा है। और कैसे याद रखना है कि मल्ल युद्ध में कुश्ती आती, कुश्ती मल्ल युद्ध। इधर से काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। कौन सी है? वाराणसी, आज का बनारस। और ये 2 नदियों के नाम से बना है, वरुणा और असी। पांचाल की राजधानी गिरिव्रज है, अहिच्छत्र। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल आ रहा है, श्रावस्ती, चेदी शक्ति, शक्तिमती, कम्बोज, हाटक। देखो, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज, वज्जी वैशाली, शूरसेन मथुरा, मल्ल की कुशीनारा, और एक पावा भी है। काशी की वाराणसी, आज का बनारस, वरुणा और असी नदियों के नाम से पड़ा ये नाम। पांचाल की अहिच्छत्र, एक और राजधानी भी आती है काम्पिल्य। वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, चेदी शक्तिमती या शुक्तिमती, कम्बोज की हटक। तो करीबन 11 महाजनपद में से 8 यूपी में, 3 बिहार में। अब अपने बचे 5 और। मत्स्य महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में राजस्थान के कितने हैं? तो सिर्फ 1। और ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है, और विराटनगर जयपुर से करीबन 85 किलोमीटर दूर है। आज का जयपुर, विराट, जिसे हम बैराट भी कहते हैं, ये विराटनगर वो जगह है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। कितने साल का अज्ञातवास था पता है? 1 साल। तो इस 1 साल के अज्ञातवास का समय पांडवों ने बैराट में भी कुछ समय यहाँ पे बिताया था। अब हम बात करें एमपी में कौन सा महाजनपद है? तो अवंती है। अवंती का उज्जैन, ये वो स्थान है जहां विक्रमादित्य नाम का राजा राज करता था। इधर से दक्षिण भारत का वन एंड ओनली, यदि प्रश्न आता है 16 महाजनपदों में दक्षिण के कितने थे, तो सिर्फ 1, और वो है अश्मक, और इसकी राजधानी पोटली या पोतन है, और ये गोदावरी नदी के तट पे है। कौन सी नदी? गोदावरी। ठीक है। अब आते हैं अपन कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और ये इंद्रप्रस्थ आज की जो भारत की राजधानी है वो वाला क्षेत्र है। तो कौन सी हो गई? दिल्ली। अब एक और लास्ट बचा है गांधार। ये गांधार नाम आपने सुन रखा होगा, गांधारी। गांधारी जो नाम पड़ा है वो गांधार से ही पड़ा है, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधार। और इसकी जो राजधानी है वो है तक्षशिला। रामायणकालीन भरत के बेटे का नाम तक्ष था, और इस तक्ष के नाम से श्री भरत ने एक विश्वविद्यालय खोला था, उसका नाम तक्षशिला है। गांधार वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश
पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। तो प्रश्न क्या आ सकते हैं? 16 महाजनपद में से किसी की राजधानी, तो एक तो राजधानियां याद कर लेनी है। दूसरी, वर्तमान में भारत से बाहर कौन सा है? गांधार है। वर्तमान में दक्षिण भारत में कौन सा है? अश्मक है। राजस्थान में कितने हैं? मत्स्य है। तो इस तरह से हम 16 महाजनपदों को क्रम से याद रख सकते हैं। लेकिन जब भी महाजनपद पूछे तो हमको ये शो करना है कि ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमको इसकी लिस्ट मिली। ओके, धन्यवाद।